हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 मार्च के करंट अफेयर्स के मतलब जो डेली न्यूज आई है उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते आज का डिस्कशन। सबसे पहले देखेंगे हम जो आज समाचारों में मुख्य खबरें रही हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी है आज के प्रमुख समसामयिक विषय देखेंगे। तो चुनाव में गलत बयानबाजी पर होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने ये कहा है ना। किसके संदर्भ में कहा है? हाल ही में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं ना, मई जून में इनको प्रस्तावित किया जाता है ना। जून या मई के आसपास इनमें इलेक्शन होंगे। तो अगर कोई गलत बयानबाजी करेगा तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग एक्शन लेगा। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, प्रतिदिन 12 किलोमीटर स्कूटर व 50 किलोमीटर कार चलाने पर ही ईवी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है वो फायदेमंद होती है ना। एक हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट हमारा पीएम मित्र योजना से निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद। मित्र योजना क्या होती है? जो टेक्सटाइल से संबंधित एक योजना है, तो इससे निवेश आकर्षित करने में मदद प्राप्त होगी। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, प्रधानमंत्री बनते ही शाहबाज ने अलापा कश्मीरी राज। शाहबाज हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये लगातार दूसरी टर्म के लिए बने हैं। ठीक है, और आज की लास्ट हमारी खबर रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने मिसौरी व इडाहो से भी हासिल की जीत। आपको पता है कि अमेरिकी चुनाव अगले वर्ष के जनवरी में मतलब 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो उसके जो प्रक्रिया होती है वो 1 साल पहले से स्टार्ट हो जाती है ना। तो अभी प्राइमरी और काकेकस के जो मतलब वो चल रही है, इलेक्शन चल रहा है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहा है किसकी तरफ से? रिपब्लिकन कैंडिडेट की तरफ से है ना। रिपब्लिकन कैंडिडेट की तरफ से ये लीड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये दूसरी टर्म के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। तो अब हम देखते हैं विस्तार से इन चीज़ों को। चुनाव में गलत बयानबाजी अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तय नियमों को तोड़ने पर प्रचार पर रोक सहित आयोग से मिलने वाली अनुमति भी हो सकती है कटौती। आयोग के अनुसार किसी भी तरह की गलत, झूठी, जाति, धर्म व महिलाओं आदि से जुड़ी बयानबाजी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाएगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मानी जाएगी। चुनाव आयोग ने इंटरनेट मीडिया को लेकर भी बढ़ाई सतर्कता। ठीक है, तो ये पूरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर हुआ है। अब क्या होता है आदर्श आचार संहिता? क्या होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? भारतीय निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। चुनाव आयोग चुनाव से पहले इसे लागू होने की घोषणा करता है। जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस होती है, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और चुनाव के बाद इसकी समाप्ति हो जाती है। ये सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता को दिए गए निर्देश है जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता चुनाव की तिथि की घोषणा से लागू होता है और मतदान के परिणाम आने पर यह समाप्त हो जाता है। चुनाव आचार संहिता संविधान में वर्णित नहीं किया गया है, अपितु ये क्रमशः प्रक्रिया का परिणाम है। इसका प्रवर्तन किसने किया था? चुनाव आयुक्त TN सेशन एक चुनाव आयुक्त थे, है ना, तो उनके द्वारा इसको बनाया गया था। चुनाव मतलब उन्होंने इसके द्वारा मतलब प्रवर्तन किया था, इसको लागू किया था। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल होती है। क्या क्या होती है? सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म और क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाना, चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग न करना, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ न देना, आचार संहिता लागू हो जाने के बाद किसी भी योजनाओं को लागू नहीं कर सकते। तो ये क्या कहला, ये पूरे क्या इससे संबंधित क्या बातें हैं? ये चुनाव आचार संहिता से संबंधित
प्रमुख बातें। अब हम नेक्स्ट आज की खबर देखते हैं। प्रतिदिन 12 किलोमीटर स्कूटर और 50 किलोमीटर कार चलाने पर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आजकल नए ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बाजार में आए हैं, ही फायदेमंद होंगे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की तरफ से जारी इंडिया ईवी डाइजेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार दोपहिया वाहनों के मामले में अगर आप प्रतिदिन 50 किलोमीटर का सफ़र करते हैं तो इलेक्ट्रिक वाहन सामान्य पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन के मुकाबले 50% तक सस्ता होगा। ठीक है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत 1.77 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि एक पेट्रोल स्कूटर की लागत 3.45 रुपये प्रति किलोमीटर होती है ना। तो इसमें अगर आप 50 किलोमीटर से तक का सफ़र कर रहे हैं तो आपके लिए, रोज़ाना अगर कर रहे हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल फ़ायदेमंद रहेगी। इसी तरह 50 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक व्हीकल व डीजल चालित संचालक जो डीजल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना करें तो इनकी लागत एक जैसी होगी, है ना। और अगर आप 50 किलोमीटर से कम का रोज़ ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए डीजल चालित जो गाड़ियाँ होती है वो फ़ायदेमंद होगी। 20 किलोमीटर प्रतिदिन चलने वाले डीजल और सीएनजी से सस्ता होगा तिपहिया वाहन, मतलब 3 पहिया, मतलब जैसे ऑटो वगैरह रहते हैं ना, अगर ये इलेक्ट्रिक वाले लेंगे आप तो इसमें आपको फ़ायदा रहेगा, है ना। डीजल और सीएनजी की अपेक्षा 3 पहिया जो वाहन होता है, अगर आप रोज़ 20 किलोमीटर चलाते हैं तो 3 पहिया वाहन सस्ता होगा। अभी कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी मात्र 1% है। 1% क्यों है? क्योंकि इनमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। क्या आती है? लाइट चार्जिंग स्टेशन नहीं होता है, और एक नया ट्रेंड चल रहा है। इससे क्या होगा कि लोग बाग इसको खरीदने में भी थोड़ा संशय में रहते हैं। नेक्स्ट हमारी खबर है, पीएम मित्र योजना से निवेश आकर्षित करने में मिलेगी मदद। पीएम मित्र योजना से निवेश आकर्षित, मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना के तहत एक ही जगह पर कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग, रंगाई, छपाई और परिधान निर्माण तक की एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इससे उद्योग की लॉजिस्टिक लागत कम होगी। पीएम मित्र पार्क विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा बनाने में मदद करेगा। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम मित्र पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जा रहे हैं। कपड़ा मंत्रालय इन परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। कौन करेगा? जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो इनकी निगरानी करेगा। प्रधानमंत्री बनते ही शाहबाज ने अलापा कश्मीर इराक, शाहबाज है ना, शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ये कहा है कि कश्मीरी और फिलिस्तीनी की आज़ादी के लिए नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव लाना चाहिए। मतलब इन्होंने जो भारत का एक राज्य कश्मीर है उसकी तुलना फिलिस्तीनियों से कर दी, है ना। आपको पता होगा फिलिस्तीन और इजराइल संघर्ष चल रहा है, इसमें जो मुस्लिम राष्ट्र हो रहे हैं वो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से इन्होंने इसकी तुलना करी है। और उन्होंने क्या कहा है? पड़ोसियों से संबंध सुधारने को कहा और कहा कि हमारी सरकार दोस्तों की संख्या बढ़ाएगी। अब पता नहीं कैसे दोस्तों की संख्या बढ़ाएंगे इस तरह से, कश्मीर विरोधी भावनाएं बढ़ा रहे हैं। मतलब कश्मीर में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देते रहते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज PMNN के अध्यक्ष शाहबाज शरीफ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए। मतलब शाहबाज शरीफ लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके पहले भी वो प्रधानमंत्री थे। और आज की हमारी लास्ट खबर रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने मिसौरी व इडाहो में भी हासिल की जीत। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, है ना। इससे उन्होंने अपनी दावेदारी को और मजबूत कर दिया है। तो थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल में आयोजित होते हैं। मतलब 4 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है ना। और एक विशेष बात यह है कि अमेरिका का जिसका जन्म अमेरिकी निवासी के रूप में हुआ है वही व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है ना। अमेरिका में 2 राजनीतिक पार्टियाँ, कौन कौन सी? रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक, है ना। औपचारिक तौर पर चुनावी साल में चुनावी प्रक्रिया
प्राइमरी के साथ जनवरी से शुरू होती और जून तक चलती है। इस दौर में पार्टी अपने उन उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में उतरना चाहते हैं। इसके बाद दूसरे दौर में अमेरिका के 50 राज्यों के वोटर पार्टी प्रतिनिधि, जिसे पार्टी डेलीगेट्स कहते, चुनते हैं। चुनाव की अंतिम प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करता है, लेकिन इससे पहले राज्यों के मतदाता इलेक्टरेट चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद के किसी न किसी उम्मीदवार का समर्थक होता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जिसमें कुल 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टर चुनने के साथ ही आम जनता के लिए चुनाव खत्म हो जाता है। अंत में इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य मतदान के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल मत जरूरी होते हैं। पूरी प्रक्रिया हम डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है ना। चुनावी साल से पिछले साल का वसंत, है ना, उम्मीदवार चुनाव लड़ने की जो इच्छा होती है उसकी घोषणा करता है। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो उसकी इच्छा प्रकट कर देता है। चुनावी साल से पिछले साल के ग्रीष्मकाल से चुनावी वर्ष के वसंत तक प्राइमरी और कॉकस बहसें होती है। चुनावी वर्ष में जनवरी से जून तक राज्य और पार्टियां प्राइमरीज और कॉकस का आयोजन करती है ना। जून से सितंबर के आरंभ तक क्या होता है, पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए नामांकन सम्मेलन आयोजित करती है। सितंबर अक्टूबर में क्या होता है, उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव की बहसों में भाग लेते हैं। जो उम्मीदवार सिलेक्ट हो जाते हैं वो फिर राष्ट्रपति की जो चुनाव होते हैं उनमें बहस में भाग लेते हैं। नवंबर के आरंभ में क्या होता है, चुनाव का दिन होता है। दिसंबर में क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज की प्रक्रिया द्वारा मत डाले जाते हैं। अगले कैलेंडर वर्ष में जनवरी की शुरुआती दिनों में कांग्रेस इन मतों की गिनती करती है और 20 जनवरी को नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लेता है अमेरिका में, है ना। हर 4 साल में 20 जनवरी को अमेरिका का नया राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई। यहाँ पे देखो भारत में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जबकि अमेरिका में आंतरिक लोकतंत्र होता है। आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है कि वहाँ पर जो उम्मीदवार होते हैं वो अंदर भी चुनाव लड़ते हैं। जैसे अभी हाल ही में देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लेकिन अमेरिका में अगर ऐसा देखा जाए, इसकी अपेक्षा देखा जाए तो वहाँ आंतरिक लोकतंत्र होता है। वहाँ उम्मीदवारों को खड़ा होने के लिए भी अपने वोटिंग कराई जाती है ना। जैसे मान लो किसी ज़िले का, राजगढ़ एक ज़िला है मध्य प्रदेश का, है ना, तो वहाँ के जो भाजपा का प्रत्याशी है वो शीर्ष नेतृत्व में सीधे बता दिया कि ये खड़ा होगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो राजगढ़ जिले के प्रत्याशी, उसके वहाँ के क्षेत्र के जो भी भाजपा कैंडिडेट है उन सबसे मतदान कराया जाएगा कि कौन कौन खड़ा होना चाहता है उस जिले से सांसद के रूप में। उन सबका नाम किया जाता है, फिर उन लोगों को वोट देते हैं। फिर उनमें एक सिलेक्ट होता है कि ये व्यक्ति सांसद बनने के लिए भाजपा की तरफ से नामित है ना। तो ये आंतरिक लोकतंत्र कहलाता है, सीधे नामांकित नहीं होता है ना। अमेरिका में आंतरिक लोकतंत्र कायम है। भारत का भी लोकतंत्र, है ना, प्रगतिशील अवस्था में जिस दिन ये परिपक्व हो जाएगा, भारत में भी आंतरिक लोकतंत्र आ जाएगा। पार्टियों के अंदर जो लोकतंत्र होता है उसे आंतरिक लोकतंत्र कहते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।